हेलो माय डियर लिसनर्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर दिया और आज से मैं फिर से स्टार्ट करने वाली हूं दिल के दरमियाँ यानी कि वाहिनी और काव्या की लव स्टोरी। मैंने इस स्टोरी को कुछ दिनों के लिए स्टॉप किया था, पर आज से मैं इसे कंटिन्यू करने वाली हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगेगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी की थर्ड चैप्टर बिना देरी किए। वाहिनी की नींद टूट जाती है किसी चीज़ की गिरने की आवाज़ से। वो अपनी बेड पर उठकर बैठती है और फिर अपनी माँ को बुलाती है, पर कोई जवाब नहीं आता। उसके पैर में अभी भी प्लास्टर था, इसीलिए वो चल भी नहीं सकती। वाहिनी फिर से अपनी माँ को बुलाती है। इस बार उसकी माँ दरवाज़ा खोलकर पूछती है, हाँ बेटा, कुछ चाहिए था तुझे? वाहिनी कहती है, नहीं, वो मैंने कुछ गिरने की आवाज़ सुनी। मंदिरा जी कहती है, कुछ सीरियस नहीं है, बस एक कप टूट गया था मेरे हाथ से। तू सो जा, मैं लंच के टाइम में तुझे नींद से उठा दूंगी। वाहिनी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए 2 दिन हो गए थे। तबीयत अभी भी उसकी ठीक नहीं थी। फिर भी डॉक्टर ने काव्या की ऑर्डर की वजह से उसे डिस्चार्ज करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इन 2 दिनों में काव्या का कोई अता पता नहीं था। वाहिनी को वेदांत जी एक्सीडेंट के बारे में सब कुछ बता देते हैं। वाहिनी खुद को ही केशव की मौत का कारण समझ रही थी और हर वक्त खुद को कोस रही थी। केशव के पेरेंट्स भी उससे मिलने नहीं आए थे। ये भी वाहिनी को दुख देता है। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसकी फेवरेट जगह पर वेकेशन उसकी ज़िंदगी तबाह कर देगी। लंच टाइम होता है। मंदिरा जी खाना लेकर वाहिनी के कमरे में आते हैं। वाहिनी को गहरी सोच में देखकर वो कहती है, मैंने तुझे रेस के लिए कहा था ना, तू अभी भी बैठी है? वाहिनी एक छोटा सा स्माइल देकर कहती है, इतने दिनों तक तो मैं सो ही रही थी, बेड पे बैठे बैठे बोर हो गई हूँ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मंदिरा जी अपनी बेटी की प्रॉब्लम को तो समझ रही थी, पर वो क्या ही कर सकती थी सिवाय उसे मोटिवेट करने के अलावा। वो अपनी हाथों से खाना खिला रही थी वाहिनी को और कुछ इधर उधर की बातें बता रही थी। पर वाहिनी नोटिस करती है कि उसकी माँ को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रहा है और वो जानती थी जब भी उसकी माँ परेशान होती है या फिर बहुत ज़्यादा सोचती है तो उन्हें इतना ज़्यादा पसीना आता है। तो वाहिनी पूछती है, आपको इतना ज़्यादा पसीना क्यों आ रहा है? किस बात को लेकर परेशान हैं आप? फिर से कुछ हुआ है क्या? वाहिनी को पैनिक्ड होते देखकर मंदिरा जी कहती है, अरे बेटा, इतनी गर्मी में पसीना नहीं आएगा तो क्या होगा? तू खामखा टेंशन मत लिया कर, अपने ठीक होने पर फोकस कर। वाहिनी फिर से कुछ नहीं कहती, वो बस अपना खाना चुपचाप ख़त्म करती है। मंदिरा जी कमरे के बाहर जाकर दरवाज़ा बंद करके एक गहरी सांस लेती है। उनके आंखों से बूंद बूंद आंसू टपक रहे थे। वाहिनी ने ठीक ही सोचा था, वो लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। मंदिरा जी का फ़ोन रिंग होता है। वो चेक करते हैं तो देखते हैं वाहिनी के पापा कॉल कर रहे हैं। वो कॉल रिसीव करके कहती है, हेलो, कैसा सब कुछ? वकील ने क्या कहा? वेदांत जी कहते हैं, कोई भी वकील केस लेने के लिए तैयार ही नहीं था। मैंने जैसे तैसे करके एक वकील ढूंढा है। उन्होंने कहा कि 1 दिन का टाइम चाहिए, फिर वो मुझे कॉल करके बताएंगे। सब कुछ जानने के बाद भी वो काव्या सिंह के अगेंस्ट लड़ने के लिए तैयार हुआ है। पता नहीं क्या होगा हम लोगों का। मंदिरा जी कहती है, भगवान पर विश्वास रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वेदांत जी कॉल कट कर देते हैं। ये सब प्रॉब्लम शुरू हुआ था जब वाहिनी डिस्चार्ज होकर घर आती है, यानी कि 2 दिन पहले वेदांत जी को कोर्ट से लेटर आया था। वेदांत जी पुणे के जाने माने ज्वेलरी के बिजनेसमैन थे। उनका बहुत सारा ज्वेलरी का दुकान था पुणे में। उस लेटर में साफ साफ लिखा था कि उनके वो सभी दुकान इलीगल है, यानी कि उन दुकानों का कोई कागजात नहीं है। उन्होंने पैसे देकर ज़बरदस्ती किसी और की जगह पर अपनी दुकान बनाई है। फिर और एक मुसीबत आता है, पुलिस उनके घर आते हैं। वो एलिगेशंस देते हैं कि वेदांत जी अपनी ज्वेलरी के बिज़नेस के पीछे एंटिक चीज़ों की स्मगलिंग करते हैं। इवन उनके पास बहुत सारे सबूत भी थे। उसी वजह से वेदांत जी को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। वेदांत जी ने वाहिनी को इस बारे में कुछ भी बताने के लिए मंदिरा जी को मना करते हैं। वाहिनी इतना ज़्यादा डिप्रेशन और पेन में थी तो वो अपने कमरे से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसीलिए उसके पेरेंट्स को ये सब कुछ प्रॉब्लम छुपाने में आसानी होता है। काव्या ऑफिस के लिए रेडी होकर कार के बैक सीट पे बैठती है। उसके चाचू ऑलरेडी कार में ही थे। ड्राइवर कार चलाना स्टार्ट करते हैं। काव्या विंडो के बाहर देखते हुए कहती है,
आजकल माहौल बहुत शांत है, सब कुछ फीका लग रहा है। क्या बात है चाचू? आप तो कुछ भी स्पाइसी या एक्साइटिंग न्यूज़ ही नहीं दे रहे हो। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? या फिर मेरे अगेंस्ट जाकर उस वाहिनी की फैमिली को हेल्प कर रहे हो? कमल जी थोड़ा गुस्सा होकर कहते हैं, तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि मैं कभी भी तुम्हारे अगेंस्ट जाकर कुछ नहीं करूँगा। मैंने वो सब कुछ किया है जो कुछ भी तुमने कहा था। कोई भी वकील वेदांत जी का केस लेने के लिए तैयार ही नहीं था, पर फिर पता नहीं कैसे एक वकील उनका केस लेते हैं। काव्या इम्पेशेंट होकर कहती है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जब चाहूँ वेदांत को अंदर कर सकती हूँ। आप वाहिनी के बारे में बताइए, उसका क्या रिएक्शन था जब वो ये सब कुछ सुनती है? कमल जी कहते हैं, वाहिनी इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। उसके पेरेंट्स उसे कुछ नहीं बता रहे हैं। काव्या गुस्से में कार सीट पर पंच मारती है और फिर कहती है, शिट, डैम इट। पता नहीं क्यों उसके पेरेंट्स हम दोनों के बीच में आ रहे हैं। अगर वो नहीं बता रहे हैं तो मैं खुद जाकर बताऊँ। वाहिनी का रोता हुआ चेहरा मेरे कलेजे को ठंडक पहुँचाएगी। ड्राइवर, वाहिनी के घर की तरफ गाड़ी घुमाओ। कमल जी कुछ नहीं कहते, पर उनके एक्सप्रेशन से पता चल रहा था कि वो कितनी ज़्यादा इरिटेटेड है। उनके बार बार समझाने के बावजूद काव्या ने ज़िद नहीं छोड़ी। वो वाहिनी को बर्बाद करके ही मानेगी। पर उन्हें एक बात समझ में नहीं आ रहा था कि काव्या क्यों ऐसा करना चाहती है। सिर्फ केशव की मौत रीज़न नहीं हो सकता, कुछ और भी बात थी जो काव्या छुपा रही थी। वेदांत जी लिविंग रूम में बैठकर चाय पी रहे थे और टीवी पर न्यूज़ चल रहा था। उन्होंने बेल लेकर पुलिस स्टेशन से वापस आए थे। मंदिरा जी किचन में काम कर रहे थे और वाहिनी एज़ यूजुअल अपने कमरे में थी। पूरे मोहल्ले में उन लोगों को लेकर गंदी गंदी बातें कही जा रहे थे। वेदांत जी पहले वाहिनी के कमरे की तरफ देखते हैं और फिर कहते हैं, आज भी वो बाहर नहीं आना चाहती है ना? मंदिरा जी किचन से बाहर आते हुए कहते हैं, नहीं, मैंने ट्राई किया था पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन दोनों के चेहरे पर एग्जॉशन साफ दिख रहा था। अचानक दरवाजे पर नॉक होता है। मंदिरा जी थोड़ा डर जाती है, पर वेदांत जी उन्हें समझाकर दरवाजे की तरफ जाते हैं। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं काव्या वहाँ पर खड़ी थी। वो एक डेविल की तरह स्माइल कर रही थी। वो कहती है, गुड मॉर्निंग अंकल, कैसा चल रहा है सब कुछ? वेदांत जी थोड़ा इरिटेट होकर कहते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? काव्या उन्हें थोड़ा सा धक्का देकर अंदर चली जाती है। वो अंदर जाकर घर को अच्छे से देख रही थी। मंदिरा जी काव्या को देखकर थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाती है। वो इससे पहले कि कुछ कह सके, काव्या उनसे कहती है, घर में आए हुए मेहमानों के साथ कैसे बर्ताव किया जाता है ये भी नहीं जानती आप? ना बैठने के लिए बोल रही है, ना चाय पानी ऑफ़र कर रही है। खैर कोई बात नहीं, गलती तो हर किसी से होता है। ऐसे कह के काव्या सोफे पर बैठ जाती है। वेदांत जी लिविंग रूम में आकर पूछते हैं, क्या चाहिए तुम्हें? तुम बार बार हमें परेशान क्यों कर रही हो? काव्या थोड़ा हंसते हुए कहती है, अरे ये क्या कह रहे हैं आप लोग, मैंने कब परेशान किया? एनीवे, वाहिनी कहाँ है? मुझे उससे कुछ बात करनी है। मंदिरा जी कहती है, वो अभी सो रही है, जो भी बताना है मुझे बताओ, मैं बाद में कह दूँगी। काव्या ने मंदिरा जी को एक ठंडी गुस्से भरी नज़रों से देखती है और फिर कहती है, अगर आप लोगों को ये बताना था तो मैं वाहिनी को बुलाने के लिए नहीं कहती। मेरा टाइम वेस्ट ना करके जाइए, जाकर वाहिनी को बुलाइए। फिर वो अपनी एक पैर के ऊपर दूसरे पैर रख के रिलैक्स होकर सोफे पर बैठ जाती है। उसकी पर्सनैलिटी, बोलने का तरीका, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग था। उसी वक्त वाहिनी कमरे से बाहर आती है व्हील चेयर पर बैठ। वो खुद ही व्हील चेयर के पहिए को धक्का दे रही थी। वो काव्या की तरफ देखकर कहती है, जो भी कहना है साफ साफ कहो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। काव्या सोफे से उठकर धीमे पाँव वाहिनी की तरफ जाती है और फिर कहती है, आंटी ने कहा कि तुम सो रही हो, पर तुम तो चुप के हमारी बातें सुन रही थी। वाहिनी कुछ नहीं कहती, सिर्फ गुस्से से काव्या को घूर रही थी। तो काव्या कहती है, यू नो व्हाट, आई रियली हेट योर आइज़। वाहिनी को बुरा लगता है पर फिर भी वो कोई रिएक्ट नहीं करती और फिर कहती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हें मेरी आंखें अच्छी लगती है या नहीं ये जानकर। तुम्हें जो कुछ भी कहना है साफ साफ कहो और यहाँ से जाओ प्लीज़। काव्या एक डेविल जैसा स्माइल देते हुए कहती है, ओके, अगर तुम्हें इतनी ही ज़्यादा बेचैनी हो रही है ये न्यूज़ सुनने के लिए
तो ठीक है, फिर सुनो, भैया की जो फ्लैट है जिसमें तुम दोनों शादी के बाद से रह रहे थे, वो तुम्हें नहीं मिलेगा। मैंने ऑलरेडी कोर्ट में अपील कर दिया है और बहुत ही जल्द अप्रूवल भी मिल जाएगा। और हाँ, ये भूल कर भी मत सोचना कि सिंह फैमिली में भैया के नाम की जो जायदाद थे उसमें से तुम्हें कुछ मिलेगा। वहाँ पर सभी लोग काव्या की बातें चुपचाप सुन रहे थे। फिर वाहिनी गुस्से में कहती है, मुझे सिंह फैमिली की जायदाद पर कोई दिलचस्पी नहीं है, पर वो फ्लैट मुझे चाहिए क्योंकि उस फ्लैट में मेरी और केशव की बहुत सारी यादें जुड़ी है और मैं उनको लेकर जीना चाहती हूँ। काव्या कहती है, मुझे ये सब सेंटिमेंटल बातें समझ में नहीं आते हैं और मैं समझना भी नहीं चाहती हूँ। वो फ्लैट सिर्फ मेरे भाई का है और तुम्हारा उस पर कोई भी हक नहीं है। वाहिनी भी जिद करते हुए कहती है, मैं भी देखती हूँ कि तुम मुझे कैसे रोकती हो। काव्या व्हीलचेयर की दोनों आर्म रेस्ट को पकड़ के थोड़ी सी झुकती है वाहिनी की तरफ। उसकी आंखें नफरत और गुस्से की आग में जल रहा था। फिर वो धीरे से कहती है, मैं तुम्हें अच्छी तरीके से फिर से कह रही हूँ, हमारी फैमिली से दूर रहो। तुम्हारी वजह से मैंने अपने भैया को खोया है, मेरी माँ अपनी एक लौती बेटी को खोया है। वाहिनी खुद को डिफेंड करने के लिए कहती है, मैंने ये सब कुछ भी नहीं किया है, मैंने केशव को नहीं मारा। तुम क्यों बार बार मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हो? मैं केशव से बेइंतहा प्यार करती हूँ, क्यों मैं ये सब? काव्या वाहिनी को रोकते हुए कहती है, ओ शट अप, तुम्हारी ये झूठी प्यार की बातें किसी और को सुनाना मुझे नहीं। एंड दिस इज़ माई लास्ट वार्निंग, अगर तुम खुद को और अपनी फैमिली को बचाना चाहती हो तो मैंने जो कुछ भी कहा है सब कुछ तुम्हें मानना पड़ेगा। ये कह के काव्या दरवाजे की तरफ जाती है और वाहिनी भी गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, तुम होती कौन हो मुझे वार्निंग देने वाली? क्या तुम कोई भगवान हो? काव्या पीछे मुड़ती है और फिर कहती है, मैं डेविल हूँ, 1 मिनट में तुम लोगों की ज़िंदगी में नर्क बना सकती हूँ, तो सोच समझ के डिसीजंस लेना। और वैसे भी तुम लोग तो कंगाल होने के कगार पे खड़े हो, और अपने बाप से पूछ कि क्यों उन्हें पुलिस अरेस्ट करके ले गया था। फिर काव्या वहाँ से चली जाती है। वाहिनी अपनी पेरेंट्स की तरफ देखती है। वो दोनों चुपचाप खड़े थे क्योंकि वो जानते थे कि वाहिनी का गुस्सा उन दोनों के ऊपर फटने वाला है। वाहिनी शांत होकर कहती है, क्या अभी आप दोनों मुझे बताने का कष्ट करेंगे कि ये सब क्या हो रहा है? वाहिनी की माँ कुछ न छुपाते हुए सब कुछ सच बता देती है। वाहिनी अच्छी तरीके से जानती थी कि ये सब कुछ झूठ है, क्योंकि उसे बिलीव था कि उसके पापा कभी भी कोई इलीगल काम कर ही नहीं सकते हैं। तो वो अपने पेरेंट्स से कहती है, आप दोनों चिंता मत कीजिए, मैं इसका हल ज़रूर निकाल पाऊँगी। और मुझे ये भी जानना है कि काव्या ऐसा क्यों कर रही है। मुझे तो पता भी नहीं था कि केशव की कोई बहन भी है। वेदांत और मंदिरा दोनों ही अपनी बेटी को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि डॉक्टर ने तो पहले ही कहा था कि उसे ज़्यादा स्ट्रेस देना अलाउड ही नहीं है। दूसरी तरफ काव्या कार के अंदर बैठकर ज़ोरों से दरवाज़ा बंद करती है, तो उसके चाचू कहते हैं, अरे आराम से, दरवाज़ा टूट जाएगा, अपना गुस्सा कार पर क्यों निकाल रही है? काव्या कहती है, मैंने उन सभी को कितनी अच्छे से समझाने की कोशिश की थी, पर वो तो समझने के लिए ही तैयार नहीं है। ये लातों के भूत हैं, कभी बातों से नहीं मानेंगे। गाड़ी स्टार्ट करो, मुझे देर हो रहा है। ऐसे कह के काव्या चुप हो जाती है, तो उसके चाचू भी ज़्यादा कुछ नहीं पूछते। काव्या अपनी सीट पर रिलैक्स्ड होकर बैठती है और जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करती है, उसे वाहिनी का चेहरा नज़र आता है। उसे बार बार याद आता है कैसे वो दोनों कितने पास थे कुछ ही देर पहले। वाहिनी की वो आंखें काव्या को बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस कर रहा था। काव्या मन में कहती है, चाहे जो कुछ भी हो जाए, वाहिनी से मैं बदला लेके रहूँगी, उसे भी मैं तड़पता हुआ देखना चाहती हूँ। तो गाइस, इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। वैसे इन दोनों की लव स्टोरी तो रोलर कोस्टर राइड जैसी होने वाली है, आई एम श्योर अबाउट दैट। एनीवे, शो सम लव फॉर दिस लव स्टोरी एज वेल एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। राधे राधे।